नमस्कार। रागांग की श्रृंखला में आज हम एक और रागांग लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है सारंग अंग या सारंग रागांग। सारंग अपने आप में एक बहुत खूबसूरत राग है जिसके कई प्रकार जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रचलित हैं। सारंग राग अधिकतर जो देखा गया है वो काफी थाट के अंतर्गत आता है, लेकिन जब हम सारंग अंग की बात करते हैं तो वो राग से पृथक है। यानी जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अंग जो है वो अलग है। अंग का मतलब होता है एक भाग, एक अवयव, एक पार्ट। वो अवयव या वो भाग या वो इंग्लिश में कहें पार्ट यदि किसी अन्य राग के साथ लगता है या किसी अन्य राग में दिखाई देता है तो हम कहते हैं कि इस राग में ये रागांग जो है वो विद्यमान है या इस रागांग का प्रयोग होता है। या कई बार देखा गया है कि उस रागांग का बहुत महत्व होता है राग को बनाने में। तो चाहे हम कुछ भी कहें, लेकिन रागांग की अपने आप में एक अलग उपस्थिति है। और रही बात राग की, राग तो संपूर्ण है, यानी उसका एक स्वरूप है। एक पूरा हम कहें कि एक संसार का निर्माण करना जो है वो राग का विस्तार करना बराबर ही है। तो अंग या रागांग का उसमें क्या भूमिका रहती है? रागांग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राग तो है, लेकिन राग में जब हम कोई विशिष्ट रागांग को प्रयोग करते हैं तो वो राग को वो एक अलग ही स्वरूप प्रदान करता है, या किसी राग की निर्मिति में जो है वो रागांग जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मैं एक बहुत साधारण सी बात कहती हूँ, उदाहरणों के को लेकर मैं, जो हमारे दैनिक जीवन के उदाहरण है उसको लेकर मैं कई बार विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश करती हूँ, जो सहज ही समझ में आता है। यदि हम पूरे विश्व भर के किसी भी देश के, किसी भी प्रदेश के खान पान को लेकर चलें तो मुझे लगता है, या आप सभी जानते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं जिससे कि कोई भी प्रकार का खाद्य पदार्थ बनता है वो बेसिक सेम है। गेहूँ है, चावल है, सब्जियां हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, मसाले हैं, या कहें कि नमक है या मीठा है, तो ये सभी कॉमन है, पूरे विश्व में यही है। लेकिन विश्व भर में हर प्रदेश, हर प्रांत, हर क्षेत्र का खान पान अलग है। तो इसका मतलब कि वो बेसिक तो वही है, लेकिन वो चीज़ें जो उससे खाद्य पदार्थ बनते हैं वो अलग है। अब किसी विशिष्ट स्थान का कोई खाद्य पदार्थ है वो अपनी को विशिष्टता रखता है। यदि हम किसी और प्रदेश में या किसी और खाद्य पदार्थ में उसका हम कोई तरीका या उसका कोई भाग इस्तेमाल करते हैं तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं वो उस प्रदेश की जो परंपरागत जो खाद्य चीज़ें हैं, जिस प्रकार से जो सामग्री है या जैसे बनाई जाती हैं चीज़ें या जो पॉपुलर है वहाँ पे, उसका कहीं ना कहीं अंश जो है दूसरे क्षेत्र के खाद्य पदार्थों में आएगा। तो हम कहते हैं कि ये है तो इस प्रदेश का, लेकिन इसमें दूसरे देश का या दूसरे प्रदेश का जो है वो कहीं ना कहीं वो झलक आ रही है, यानी वो अंग कहीं ना कहीं है। तो इस प्रकार से एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हम जो उदाहरण हैं उनको लेकर यदि चलें तो बहुत ही आसान तरीके से जो है चीज़ें समझ में आती हैं। अब रागांग की बात करें तो रागांग, जैसे मैंने आपको इससे पहले भैरव अंग, कल्याण अंग के बारे में बताया है, इसी प्रकार से आज हम सारंग अंग की बात करते हैं। यानी सारंग अंग कौन सा अंग है जो किसी अन्य राग में यदि लगता है तो वहाँ पर भी अपनी जो है उपस्थिति जो है वो दर्ज कराता है, यानी अपनी उपस्थिति को भी सामने रखता है और उस अमुक राग के स्वरूप को भी और खिलकर सामने प्रस्तुत करता है। रागांग में जहाँ सारंग अंग की बात करते हैं तो सारंग अंग के जो राग हैं उनमें रे की प्रधानता होती है, यानी ऋषभ जो है बहुत प्रोमिनेंट होता है, ऋषभ बहुत अधिक प्रयोग होता है।
तो उसकी प्रधानता जो है वो सारंग अंग के रागों में दिखती है। दूसरी विशिष्टता है कि सारंग अंग के जो राग हैं वो अधिकतर मध्य और तार सप्तक में गाए बजाए जाने वाले राग हैं। यानी मध्य सप्तक और तार सप्तक में यदि राग का विस्तार किया जाए तो राग बहुत सुंदर से उसको गाया बजाया जा सकता है, बहुत खूबसूरत तरीके से खिलकर सामने आता है। तो जो भी राग सारंग अंग के राग है उसमें आप बंदिशों में भी देखिएगा कि वो तार सप्तक की तरफ बंदिशें बहुत जल्दी जाती हैं। तो आगे हम कुछ उदाहरण आपको जब बताएंगे तो उन उदाहरणों से आपको और आसानी से समझ में आएगा। हम जब सारंग अंग की बात करते हैं तो सारंग की जब बात करें तो मध्यकाल में जिसको शुद्ध रूप जो लिया जाता था वो शुद्ध सारंग को लिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में वृंदावनी सारंग को ही सारंग माना गया है, या अधिकतर विद्वान वृंदावनी सारंग को ही सारंग कहते हैं। अब वृंदावनी सारंग को सारंग कहते हैं तो इसकी एक और ख़ास बात है, वो ये है कि सारंग जो है उसके कुछ ऐसे अवयव हैं, ऐसे स्वरगुच्छ हैं जो कि जब प्रयोग होते हैं तो वही स्वरगुच्छ किसी अन्य राग में भी प्रयोग होते हैं। यानी वही अंग, वो जो सारंग का अंग है वो दूसरे रागों में जब प्रयोग होता है तो हम कहते हैं वो सारंग अंग है। अब कौन कौन से ऐसे स्वर समुदाय हैं या हम कहें कौन से ऐसी स्वर संगतियाँ हैं जो प्रयोग होती हैं। स्वाभाविक है कि इन स्वर संगतियों को जब दूसरे राग में हम देखते हैं तो पहचानना भी आसान हो जाता है और ये समझना भी आसान हो जाता है कि ये सारंग अंग है। तो सारंग अंग की बात करते हैं तो सबसे पहले वृंदावनी सारंग में जो प्रयोग होते हैं उसके अवयव उनको देखते हैं। तो ये कौन कौन से अवयव हैं? रे मारे पहला अवयव, ने सरे मारे तो सारंग अंग, रे मारे नी पा मारे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। नी पा कोमल निषाद है, मारे तो दोनों में आप देखिए कि मींड से आते हैं। नी पा ऐसे नहीं आ रहे, नी पा मारे। तो ये जो मींड से आना है ये बहुत महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण अवयव है वृंदावनी सारंग का। रे मारे ये सारंग का मुख्य अंग। रे 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 सा तो ऋषभ पर मध्यम का कर्ण लगता है। रे सा ऐसे नहीं है, रे रे तो यहाँ पर मध्यम को टच करता हुआ रहा है। मरे रे, अब हम ये तो नहीं गाएंगे मरे, ऐसा नहीं गाएंगे। गाते वक्त रे रे सा रे मा पा मारे परे रे, इस प्रकार से जो है ये गाया जाता है। दूसरा, जब हम इन अंगों की बात करते हैं तो ये जो अवयव हैं ये किसी भी राग में जब जोड़ते हैं तो वो हम उसको बिल्कुल क्लियर रूप में कह सकते हैं कि ये सारंग अंग है। और भी इसमें देखें तो मा प नी प नी प मा प नी प नी कोमल है। और विशिष्टता मा प नी सा नी प, दोनों निषादों का प्रयोग। नी प नी उतरते वक्त कोमल निषाद, चढ़ते वक्त शुद्ध निषाद, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए शुद्ध सारंग की तुलना में जब वृंदावनी सारंग को देखा जाए तो सारंग
अंग की बात करें, सारंग रागांग की बात करें, तो वृंदावनी सारंग के जो अवयव हैं वो लगभग सारंग अंग से सभी मेल खाते हैं। इसीलिए इसी को यदि हम आज के संदर्भ में हम कहते हैं कि भाई सारंग गाना है, तो लोग वृंदावनी सारंग शुरू करते हैं, या वृंदावनी सारंग को ही सारंग मानना जो है वो कहीं सही दिखाई पड़ता है। और जब हम सारंग अंग की बात करते हैं तो बहुत से राग हैं जो इस अंग के अंतर्गत हैं, जैसे शुद्ध सारंग है, मियाँ की सारंग है, बड़हंस सारंग है, या आपकी वृंदावनी सारंग तो उसमें है ही है, सामंत सारंग है, बड़हंस सारंग है। लेकिन हम जिन उन सारंग के प्रकारों को आपके सामने उनका उदाहरण देंगे जो हमारे सिलेबस को कवर करते हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है वो विद्यार्थियों के लिए है, अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो इस प्रकार से हम अपने पाठ्यक्रम को फॉलो करते हुए ही आपको सभी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। जब एक चीज़ समझ में आए तो दूसरा जानना बहुत आसान हो जाता है। ये नहीं कि हम उसी पाठ्यक्रम को यदि हम फॉलो कर रहे हैं तो हमको यदि कहीं पर बड़हंस सारंग को जानना है या लंका दहन सारंग को जानना है तो ये सारंग अंग वहाँ पर भी हमको बहुत मदद करेगा। तो बेसिक उसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि रागांग में हम सारंग अंग की बात करते हैं। सारंग अंग के अंतर्गत ऋषभ का प्रधानता होना ज़रूरी है। ये अधिकतर दिखाई भी देता है जब गाया बजाया जाता है, और साथ ही इसमें मध्य और तार सप्तक का प्रयोग सारंग के प्रकारों में जो है हमें दिखाई पड़ता है। एक तरह से हम कहें कि चमकते हुए राग जो है वो इसमें मिलते हैं, और इसमें जो वृंदावनी सारंग के जो अवयव हैं वो ही ज़्यादा मैच करते हैं सारंग अंग के से। तो ये कहा जा सकता है कि जो सारंग है वृंदावनी सारंग को ही सारंग के रूप में लिया जाता है, इसीलिए उसके अंग जो है वो बहुत से सारंग के प्रकारों में दिखाई देते हैं। जब हम वृंदावनी सारंग की बात करते हैं, अब सारंग अंग के जो राग हैं उनको हम लेते हैं, एक एक करके हम उसकी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम वृंदावनी सारंग को लेते हैं। वृंदावनी सारंग एक बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर राग है, और ये औड़व जाति का राग है। औड़व जाति यानी 5 ही स्वरों का प्रयोग होता है। इसको काफ़ी थाट के अंतर्गत रखा गया है, और ये जो राग है इसको क्योंकि औड़व जाति का राग है, कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन है उसको लोक संगीत से भी जोड़ा जाता है। बहुत से क्षेत्रों के, बहुत से प्रदेशों के जो लोकगीत हैं उसमें कहीं ना कहीं वृंदावन सारंग के सुर जो हैं वो दिखाई पड़ते हैं। तो क्योंकि लोकगीत अधिकतर जो है वो औड़व जाति में बहुत से लोकगीत मिलते हैं, तो वृंदावन सारंग पर भी आधारित बहुत सारे लोकगीत हमें मिलते हैं। इसके गायन का समय जो है वो मध्याह्न काल यानी दिन का काल, दोपहर का काल। तो ये कहा जा सकता है कि 12 बजे के आसपास इस राग को गाना जो है वो सही माना गया है। हालांकि समय सिद्धांत की बात के अनुसार वही समय है। आज के दौर में लोग कभी कभी समय सिद्धांत के से हटकर भी बात करते हैं, तो इसको किसी और समय गाना बजाने की बात करते हैं, लेकिन जो सही समय शास्त्रों के अनुसार निर्धारित किया गया उसको वो है मध्याह्न काल। और इस राग की खूबसूरती ये है कि इसमें दोनों निषादों का प्रयोग होता है, यानी कोमल निषाद भी और शुद्ध निषाद भी। कभी कभी कोमल निषाद को उत्तरी निषाद भी कहा जाता है और शुद्ध निषाद को चढ़ी निषाद भी कहा जाता है। तो दोनों का प्रयोग अपने आप में राग वृंदावनी सारंग को एक अलग खूबसूरत स्वरूप प्रदान करता है। और इस राग में आरोह में इसलिए शुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल निषाद। इस राग में गांधार और धैवत पूरी तरह से वर्जित है, यानी गांधार और धैवत का बिल्कुल भी प्रयोग इस राग में नहीं लिया जाता। और मध्य और तार सप्तक का राग है। हालांकि इस राग में जो विस्तार है वो तीनों सप्तकों में किया जाता है, लेकिन खिलने की जहाँ तक बात कहें वो आपके
मध्य और तार सप्तक में, और अधिकतर बंदिशें भी आप देखिए कि चढ़ती हुई बंदिशें हैं। ये राग एक बेसिक रागों में माना गया है, यानी जो शुरू में जो राग सीखे जाते हैं, जिन पर अभ्यास किया जाता है, उन रागों में राग वृंदावनी सारंग का नाम आता है। इस राग का स्वरूप थोड़ा सा पहले जानते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा और हम आगे आपको बताएंगे। आरोह में शुद्ध निषाद, अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग होता है। नि सा रे मा पा नि सा सा नि पा मा रे राग हमेशा निषाद से शुरू होगा, मंद्र सप्तक के निषाद से। पनी सा रे मा रे सारंगम, और ऋषभ को देखिए मध्यम का कण लेकर रे रे मा रे मा रे पनी सा पा मा पनी सा। मैंने जैसे कहा कि राग जो है वो मध्य और तार सप्तक में ज़्यादा खेलता है, लेकिन जब हम रियाज करें, जब हम राग को सीखना शुरू करें, तो मंत्र को भी नहीं छोड़ सकते। रियाज के समय मंत्र को प्रयोग करना ज़रूरी है। मा पनी सा नि सा रे मा रे मा पा पा मा रे मा पा मा रे सा रे मा रे मा पा मा रे। बार बार उस अवयव को दिखाना है। रे मा रे मा पा पा मा रे, मीन से आना। प मा रे नि प मा रे मा प नि प मा रे। ये सवाल जवाब भी है। नि प मा रे मा प नि सा नि प। यहाँ पर शुद्ध निषाद का प्रयोग हो रहा है। मा प नि सा नि प नि प मा रे रे मा प प मा रे रे मा रे नि प नि सा प नि
शुद्ध नी सा रे मा प नी प कोमल निषाद मा प नी प म रे मा प नी सा नी प म रे मा रे नी प नी सा। तो इत्मीनान से बढ़त का राग है, जिसमें कि विलंबित ख्याल, ध्रुपद, धमार, द्रुत ख्याल, तराने, यहाँ तक कि सुगम संगीत में भी इस राग को बखूबी जो है प्रयोग किया गया है और बहुत सफल प्रयोग हुआ है। तो राग अपने आप में अपना जो एक स्वरूप प्रदान करता है, प्रस्तुत करता है, वो एक बहुत ही मधुर, श्रृंगारिक भी इसको मैं कह सकती हूँ, और इसको गंभीर ज़्यादा नहीं कह सकते। तो ये राग का जो चलन है वो मींड का प्रयोग भी है, और एक चमकता हुआ राग, जिसे कहा जाए कि चंचलता जिसमें हो, इस प्रकार का राग है। तो स्वाभाविक है कि जो स्वर हैं उनमें जो मा प नी सा नी प, मा प नी सा रे सा नी प नी प म रे, मा प नी सा नी प म रे नी सा। तो अपने आप में राग बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं दिखाई देता। किसी भी राग के यदि हम प्रकृति या किसी के स्वभाव को जानना चाहते तो उसको गा बजा के देखा जाए, या उसको सुना जाए कि उसके स्वर किस प्रकार से, तो अपने आप ही एक भाव जो है वो उत्पन्न होता है, जो राग के स्वभाव को आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो बहुत गंभीर इस राग को हम नहीं कह सकते। ये राग शांत स्वभाव का ऐसा भी नहीं कह सकते। राग मधुर है, चंचल है, खिला हुआ राग है, और मध्य और तार सप्तक में अधिक जो है इसका प्रयोग होता है। तभी इसके यदि हम पलटों को देखें तो नी सा रे म रे सा, नी सा रे म प म रे सा, नी सा रे म प नी प म रे सा, नी सा रे म प नी सा नी प म रे सा, नी सा रे म प नी सा रे सा नी प म रे सा, नी सा रे म प नी सा रे म रे सा नी प म रे सा, नी सा रे म प नी प म रे सा नी प नी सा रे सा नी प रे सा। आप देखिए कि स्वर भी जो है वो अलग ही एक चंचलता को या एक चमकते हुए इसके स्वरूप को सामने रखा है। नी सा रे नी सा रे म प नी सा रे नी सा नी प म रे सा, नी सा रे म प नी सा रे सा नी प रे सा नी सा। तो जो उल्लास के राग हैं, जो एक हर्ष किसी का जो भाव है वो उजागर करता है, या जो खुशी को उजागर करता है, उस प्रकार के की बंदिशें इस राग में बहुत सुंदर लगती हैं। और जैसे रागान की बात करते हैं तो देखिए वृंदावनी सारंग में भी मा रे नी प ये है, नी सा रे नी सा ये भी है, नी सा रे मा प नी प रे मा प नी प रे मा रे ये भी है, नी प नी सा नी प ये भी है। तो जितने भी अवयव सारंग अंग के बताए गए हैं वो सभी अवयव जो है वृंदावनी सारंग में मौजूद हैं। शायद इसीलिए विद्वानों ने इसी को जो है वो सारंग अंग का प्रमुख राग माना है। और जब हम सारंग अंग के इस राग के सभी अवयवों को जान लेंगे तो हम सारंग अंग को जान सकते हैं। और जब उन अंगों का प्रयोग किसी अन्य राग में हो रहा है तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये सारंग का अंग है या सारंग रागांग है। इसी को आगे हम और इसके उदाहरणों के साथ इसकी चर्चा करेंगे।